हेलो यंग फ्रेंड्स, नमस्कार। इतिहास के व्याख्यान माला में फिर आज हम नए प्रकरण के साथ हैं। आज का प्रकरण है लेखन कला और शहरी जीवन। विश्व में लेखन कला का प्रारंभ कब हुआ, शहरीकरण का प्रारंभ कब हुआ, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से सभ्यता का विकास कब से हुआ, कौन थी विश्व की पहली सभ्यता, उसके बारे में आज हम इस अध्याय में आपसे चर्चा करेंगे। लेखन कला की शुरुआत कहां से हुई और शहरीकरण की शुरुआत कहां से हुई। विश्व की सबसे ज्ञात प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ये आप मानचित्र देख रहे हैं, सामने देखिए। मानचित्र में भारत से जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पाकिस्तान, ईरान का भाग और जो आज का इराक है, वो स्थान था मेसोपोटामिया। दजला फरात नदी घाटी क्षेत्र में यह सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित हुई, दजला और फरात नदी बेसिन में। तो फारस की खाड़ी के किनारे इराक में, जो आधुनिक इराक है, वहां पर मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो समय है वो ईसा से 5000 वर्ष पूर्व। इस क्षेत्र में मानव बस्तियों का प्रारंभ तो लगभग 7000 ईसा पूर्व से इसके प्रमाण मिलते हैं। सुव्यवस्थित तरीके से सभ्यता का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व, और ये सभ्यता अपने चरम पर लगभग 3500 ईसा पूर्व में थी। तो इसका समय क्या है? ईसा से 5000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता अपने चरम पर थी, विकास पर। कब थी? लगभग 3500 BCE से लेकर के सभ्यता के नष्ट होने का तक 1800 BCE के बीच इस सभ्यता का विकास कहां था? आपने देखा, दजला और फरात, ये दो नदियां हैं। इनको इंग्लिश में टिग्रिस एंड यूफ्रेटिज, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिज, इन दो नामों से जानते हैं। यह सभ्यता संसार की ज्ञात प्रथम सभ्यता है, जो सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, थोड़ा इसके बारे में हम परिचित हो लें, तब हम सभ्यता के विकास और इसकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। दजला फरात नदी घाटी क्षेत्र में जो यह सभ्यता विकसित थी, जिसका समय आपने देख लिया है, इस सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे हुई? ये जो क्षेत्र था, इस पर ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इस प्रकार इस क्षेत्र पे भी अंग्रेजों का प्रभाव था। और इस क्षेत्र में दजला फरात नदी जहां मिलती है, यहां पर नगर है उर है, उरुक है, ऊपर बेबीलोन है, फरात नदी के किनारे मारी है। तो ये कई नगर खोजे गए, लेकिन जो उर नगर है, यहां पर कुछ प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलना चालू हुए। जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय यहां पकी हुई ईंट की बस्तियां बालू के टीलों के नीचे दबी हुई मिली। तो अंग्रेजों की जो रुचि थी, उनकी जिज्ञासा थी, उन्होंने उन स्थानों की खुदाई करवाना चालू किया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जो खुदाई का समय है, वो 1870 के दशक के बाद
1870 के दशक के बाद यहां पर खुदाई का काम चालू हुआ, क्योंकि वहां नींवों की संरचना, मकानों की संरचना, पकी हुई ईंटों से बने हुए मकानों के अवशेष ये मिलना चालू हुए। तो ब्रिटिश जो संग्रहालय था, ब्रिटिश संग्रहालय ने इसकी खुदाई प्रारंभ करवाई। लेकिन ये स्थान ऐसे थे जिनमें खुदाई में बहुत समय लगना था, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई बहुत तरीके से की जाती है कि कोई भी पुरातात्विक सामग्री नष्ट ना होने पाए, इसलिए इस पर समय और खर्च दोनों ज़्यादा आ रहा था। फलस्वरूप इस खुदाई के खर्च को, जो उसका भार था, एक ब्रिटिश समाचार पत्र था, उस ब्रिटिश समाचार पत्र ने उसका खर्च का जो भी व्यय आ रहा था, खर्च का जो भार था, वो सब इस ब्रिटिश समाचार पत्र ने उठाया। तो खुदाई होना चालू हुई। जब खुदाई हुई, ईंट पत्थर मलबे सब हटाए गए, तो बड़ी बड़ी बस्तियों के चिन्ह प्राप्त हुए। 1873 से विधिवत खुदाई चालू हुई। सबसे ज्यादा समय तक उर नगर की खुदाई की गई। उसके बाद उरुक पास में ही है, दूसरा नगर उरुक, ऊपर बेबीलोन, अक्कद और दूसरे नगर थे। धीरे धीरे करके एक के बाद एक कई नगर जो प्रकाश में आए, उनकी खुदाई हुई। ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश समाचार पत्र दोनों की रुचि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानने के लिए और भी थी। उसका एक विशेष कारण था, क्योंकि ब्रिटेन ईसाई धर्म का देश है और ईसाई धर्म में एक मान्यता है जल प्लावन की। ईसाई धर्म की जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक बाइबल, बाइबल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस, ओल्ड टेस्टामेंट की जो किताब है बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में ये उल्लेख है कि धरती पर लगभग 4000 ईसा पूर्व, ऐसा उल्लेख मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस में कि धरती पर लगभग 4000 ईसा पूर्व में जल प्लावन आया, एक महाप्रलय आई, पूरी धरती पानी से ढक गई। और उसके बाद परमेश्वर ने, ईश्वर ने एक देवदूत, जिसको नोआ के नाम से उल्लेखित किया गया है कि परमेश्वर ने एक देवदूत भेजा, नोआ। नोआ एक बड़ी नाव लेकर के आया और उस नाव पर सभी प्राणियों के एक एक जोड़े उसने बैठा लिए, जिससे कि महाप्रलय के बाद फिर से सृष्टि का प्रारंभ हो सके। और इस तरह महाप्रलय के बाद फिर से सृष्टि प्रारंभ हुई। तो एक तो जलप्लावन वाली घटना, और दूसरा बुक ऑफ जेनेसिस में ही यह भी उल्लेख है कि सिमोर नाम का एक नगर है जो ईंटों से बना हुआ है। ईंटों से बने हुए सिमोर नाम का नगर का उल्लेख पुस्तक में मिलता है। तो ब्रिटिश समाचार पत्र और ब्रिटिश संग्रहालय ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो बाइबल में लिखी बात है वो सत्य है, और इसी सत्य की सिद्धता के लिए उन्होंने इस स्थान की खुदाई कराई, क्योंकि यह स्थान ऐसा था जिसका कि समय बाइबल में उल्लिखित घटना से मैच करता था, बाइबल में लिखित घटना के साथ मिलता जुलता समय था, क्योंकि 4000 ईसा पूर्व जलप्लावन और यह सभ्यता 3500 में विकसित सभ्यता थी। दूसरा, यहां सिमोर जो उल्लेख है नगर का, यहां एक नगर सुमेर नाम का नगर मिलता है, जो कि मकान वहां के ईंट पत्थर से बने थे, ईंटों से बने थे। तो ईंटों से बनी हुई संरचना भी सुमेर नाम के नगर में मिलती है। तो सुमेर सिमोर से मिलता जुलता था।
तो ये दोनों घटनाएं बाइबल की सत्य सिद्ध हो रही थी। सिमोर नाम के नगर और जलप्लावन दोनों की वैधता का प्रमाण मिल रहा था। इसलिए इस स्थान के बारे में जो ब्रिटिश समाचार पत्र और ब्रिटिश संग्रहालय दोनों की रुचि थी। ओके, अब खुदाई होना चालू हो गई और धीरे धीरे इन नगरों का जो है पूरी तरह से मलबा साफ किया गया। मकानों के अवशेष, बस्ती, काफी बड़ी बस्ती, उरुक जो शहर था, उरुक शहर लगभग 400 हेक्टेयर में बसा था, सबसे बड़े क्षेत्र में विकास था। कौन कौन से प्रमुख नगर थे? उरुक, निप्पुर, लगास, बेबीलोन, सुमेर, अक्कत, मारी, ये सब प्रमुख नगर थे। तो इन स्थानों की जब खुदाई हुई, बरसों तक खुदाई चलती रही और बाद में इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। अब इस सभ्यता के बारे में कैसे जानकारी हुई, क्या स्रोत हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जानकारी के स्रोत क्या थे? पुरातात्विक सामग्री। जो पुरातात्विक सामग्री मिली यहां पर खुदाई में, वो जानकारी का मुख्य स्रोत। दूसरा, यहां मिट्टी की पट्टियां मिली, क्ले टेबलेट्स मिली हैं, मिट्टी की पट्टियां मिली हैं जिनके ऊपर कुछ चित्र और कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं। मिट्टी की पट्टियों पर लिखा गया है और ऐसी मिट्टी की पट्टियों पर जो चित्र और चिन्ह लिखे गए हैं उनको पढ़ना संभव हो गया है। ये बड़ी भारी बात है क्योंकि इस सभ्यता के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें इन मिट्टी की पट्टियों से मिली है। ये मिट्टी की पट्टियां गीली मिट्टी पर सरकंडे की कलम से जो नोकदार होती थी, जब वो मिट्टी की पट्टी गीली होती थी उसी समय इन पर अक्षर खोद दिए जाते थे या चित्र बना दिए जाते थे। फिर उन मिट्टी की पट्टियों को धूप में सुखा लिया जाता था या आग में पका लिया जाता था, तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती थी। तो इस तरह से तैयार मिट्टी की पट्टियां इस सभ्यता के बारे में सारी कहानी कहती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो उस समय के बारे में जानकारी दे देती हैं। इसके अतिरिक्त जो वहां के कंकाल आदि हैं, नरकंकाल हैं, सामग्री प्राप्त हुई है, कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन सारी चीजें इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, लेखन से संबंधित जो मिट्टी की पट्टियां हैं, चाहे वो अभिलेख हैं, कार्बन डेटिंग के लिए नरकंकाल से कार्बन डेटिंग हो जाती है और जो घरों में प्राप्त सामग्री है, बस्तियों की बसावट है, उससे पता लग जाता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनका शहरी जीवन कैसे था, उनका ग्रामीण जीवन क्या था। यहाँ से प्राप्त जो खाद्यान्न हैं, जो खाद्यान्न के नमूने हैं, उनसे पता चल जाता है कि वो खेती किन चीज़ों की करते थे। जानवरों की हड्डियाँ हैं, उससे पता चल जाता है कि किन जानवरों से परिचित थे। तो इस प्रकार पूरे इतिहास की जानकारी हम इन स्रोतों से इकट्ठा कर देते हैं। ओके, अब यहां की भौगोलिक बनावट के बारे में हम परिचित हो लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये मारी प्रधान नगर था, व्यापारिक नगर था, इसे याद रखेंगे। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इसका मुख्य विकास दजला फरात नदी बेसिन क्षेत्र था। यह जो भाग है, यह अरब प्रायद्वीप का रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस सभ्यता का जो ये दक्षिणी क्षेत्र था, इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ। उत्तरी क्षेत्र जो ये है, यहां पर पर्वतमालाएं फैली हैं और ये आकर के हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से मिलती हुई हिमालय तक ऐसे रेंज जाती है पहाड़ों की।
तो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी क्षेत्र है वो पहाड़ी है। इस पहाड़ी धरातल के जो ढाल हैं, इन ढालों पर जो वर्षा में घासें उगती हैं, उन स्टेपी मैदानों पर मुख्य रूप से लोग पशुपालन करते थे। तो उत्तरी क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। स्टेपी क्षेत्र था और यहां पशुपालन का कार्य होता था। भेड़, बकरी, इस प्रकार के पशु पाले जाते थे। जो ये क्षेत्र था, जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से वर्षा से जो जल आता था, वो इन नदियों के द्वारा यहां फारस की खाड़ी तक पहुंचता था। तो दजला और फरात या इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों के किनारे यहां पर खेती होती थी। इन नदियों के द्वारा हर वर्ष बाढ़ में जो मिट्टी लाई जाती थी, इससे ये क्षेत्र हरा भरा रहता था, उपजाऊ मैदान था। और यहां मुख्य रूप से किन फसलों की खेती होती थी, कृषि किन चीजों की होती थी? गेहूं, जौ, मटर, मसूर, चना, इस प्रकार के मोटे अनाजों की खेती, रबी की फसल की खेती होती थी। चावल की खेती नहीं होती थी। तो इन फसलों की खेती होती थी। और जो मारी की तरफ का जो ये क्षेत्र था, यहां पर भी पशुपालन होता था। सऊदी अरब का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, यहां पर पशुपालन होता है। और जो बीच बीच में नखलिस्तान है, नखलिस्तान वो इलाका जो रेगिस्तान में हरा भरा होता है, उसको नखलिस्तान कहते हैं। वहां पशुपालक रहते थे और अपने पशुओं को चराते थे। बीच बीच में खजूर के बाग भी होते थे, खजूर के पेड़ पाए जाते थे, जिससे इनको खजूर मिल जाती थी। तो खजूर की खेती करते थे। तो पशुपालन, खजूर की कृषि इस भाग में होती थी। ये यहां की भौगोलिक बनावट थी। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। धीरे धीरे जो दजला फरात नदी के किनारे बस्तियां विकसित हुई, वो बस्तियां बड़ी होती गई और उन बस्तियों ने खेती करना और व्यवसाय करना प्रारंभ किया। कृषि समाज धीरे धीरे व्यावसायिक समाज में बदला। गांव कस्बों में, कस्बे शहर में बदले। और जब शहरों का विकास हुआ तो उसमें श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में जब शहरों का विकास नहीं था, बस्तियां छोटी थी, जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं कम थी, तो लोग अपनी आवश्यकता का सामान स्वयं बना लेते थे या एक दूसरे से वस्त्र विनिमय करके ले लेते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, एक जैसे व्यवसाय में कुशल लोगों ने अपने अपने व्यवसाय में पारंगतता प्राप्त कर ली, उसमें कुशलता प्राप्त कर ली और वो लोग अपना अपना व्यवसाय करने लगे। उदाहरण के लिए, कोई बहुत अच्छा लोहे का सामान बना सकता था तो लोहे का सामान बनाने लगा। कोई बढ़ईगिरी कर सकता था तो बढ़ईगिरी करने लगा। कोई सुनार का काम कर सकता था तो सुनार का काम करने लगा। कोई जुलाहे का काम कर सकता था तो जुलाहे का काम करने लगा। तो धीरे धीरे एक प्रकार से श्रम विभाजन हो गया और शहर तथा गांव एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे, क्योंकि गांव के लोग खेती करके अनाज पैदा करते थे, वो शहर के लोगों को अनाज देते थे। बदले में शहर वाले लोग गांव के लोगों की आवश्यकता के लिए वस्त्र है या उनकी आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं थी, वो उनको आपूर्ति करते थे। तो शहर और गांव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। इस प्रकार श्रम विभाजन और शहरीकरण के साथ साथ शहर और गांवों की आपस में निर्भरता बढ़ती गई। जब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ी तो व्यापार का विकास हुआ, स्वाभाविक है। और व्यापार किस प्रकार से होता था? जो देश के अंदर होने वाला आंतरिक व्यापार था, स्थल मार्ग और जल मार्ग, दो तरह से। स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, गधे, इन पर सामान लाद करके, घोड़ा खच्चर, घोड़ा गाड़ी,
खच्चर और गधों, इन पर सामान लाद करके होता था। जल मार्ग द्वारा जो होने वाला व्यापार था वो नौका द्वारा, दजला और फरात की जो जलधारा थी, जो नदी का मार्ग था वो, या उससे छोटी छोटी जो नदियां थी उनकी जलधाराओं में नावें आसानी से सामान लेकर के जा सकती थी और इस पर खर्च भी कम था। जल परिवहन सबसे सस्ता माध्यम था और आसानी से सामान जा सकता था, क्योंकि स्थल परिवहन में सामान कम जाता था और साथ साथ स्थल परिवहन महंगा भी था, क्योंकि स्थल परिवहन में जो बैलगाड़ी होती थी या खच्चर होते थे, ऊंट होते थे, गधे होते थे, तो इन पर सामान लादा जाता था, प्लस इनके खाने पीने की व्यवस्था भी रखनी पड़ती थी, क्योंकि लंबी यात्राएं होती थी कई दिनों की, तो उसमें खच्चर है या ऊंट हैं या बैल हैं, उनके भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता था। तो इसलिए ये किफायती नहीं था। नौका मार्ग द्वारा होने वाला परिवहन किफायती था। नदियों के द्वारा हवा के साथ नावें चलती थी और वो सामान लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती थी। तो इस प्रकार आंतरिक व्यापार चालू हुआ। जैसे जैसे शहरों का और विकास हुआ, फिर आंतरिक व्यापार से दूसरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार मेसोपोटामिया का हुआ। इसका प्रमाण मिलता है, उसे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो ये आंतरिक व्यापार ये हो गया। विदेश के साथ क्या व्यापार था इनका? इसका उत्तर है हां। मेसोपोटामिया सभ्यता से जो प्राप्त प्रमाण है उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमाण प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता फारस की खाड़ी के रास्ते भारत, नागेश्वर यहां पर बंदरगाह था, लोथल, भारत में लोथल, नागेश्वर, यहां पर है सुतकांगेंडोर, इन स्थानों से व्यापार होता था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं के बीच भी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ओके, यह स्पष्ट है कि इनका विदेशी व्यापार भी था। ओके, तो यह हो गया व्यापार। व्यापार किस प्रकार से थी, खेती की क्या स्थिति थी, यह आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहां का समाज कैसा था। मेसोपोटामियाई समाज किस प्रकार था? समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभक्त था। एक शासक वर्ग जो शासन से संबंधित था। नंबर 2 व्यापारिक वर्ग। नंबर 3 कृषक वर्ग। नंबर 4 दास या श्रमिक। समाज 4 वर्गों में विभक्त था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा होता था। राजा और राज प्रशासन को संचालित करने वाले जो बड़े बड़े सामंत थे, अधिकारी थे, वो शासक वर्ग में आते थे। व्यापारी वर्ग जो व्यापार करता था, और कृषक वर्ग जो खेती का काम देखता था, उत्पादन से संबंधित था। दास या श्रमिक। मेसोपोटामिया सभ्यता में दूसरे राज्यों को जब पराजित किया जाता था तो पराजित राज्य से पकड़े गए लोगों को दास और श्रमिक के रूप में काम कराया जाता था। तो ऐसे लोग दास और श्रमिक के रूप में काम करते थे। तो समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभक्त था। समाज की जो संरचना थी ये हो गई। समाज का संगठन किस प्रकार का था, समाज का संचालन कैसे होता था, ये देखिए। समाज में सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यहां एकल परिवार प्रणाली थी। मेसोपोटामिया में एकल परिवार प्रणाली थी। प्रायः माता पिता और उसके बच्चे।
जो बड़े बुजुर्ग माता पिता होते थे, लड़के उनके साथ भी रहते थे, ऐसा नहीं कि विवाह के बाद वो माता पिता से दूरी हो जाते थे, उनकी भी देख रेख करते थे, लेकिन संयुक्त परिवार का प्रचलन बहुत कम था। एकल परिवार प्रणाली का मुख्य रूप से प्रचलन था। समाज में जो विवाह की परंपरा थी वो परिवार की सहमत से होती थी। विवाह कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों की सहमति से संपन्न होते थे। दोनों पक्ष के लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे। ये लोग मूर्ति पूजक थे, मंदिर में इकट्ठा होते थे और मंदिर में दोनों पक्ष के लोगों का भोजन होता था, विवाह होता था और वधू पक्ष के लोग वर पक्ष को उपहार देते थे। दहेज की कोई अनिवार्यता नहीं थी, उपहार देते थे और वधू अपने पति के घर जाती थी। यह परंपरा थी। पिता की जो पैतृक संपत्ति थी उस पर पुत्र का अधिकार होता था। पुत्र उत्तराधिकारी था, पुत्री उत्तराधिकारी नहीं थी। उत्तराधिकार पुत्र को प्राप्त था। मंदिर मुख्य रूप से ऐसे वैवाहिक कार्यों के, सार्वजनिक कार्यों के कार्य में इस्तेमाल होते थे। समाज में पुरुष प्रधान समाज था, पुरुषों की सत्ता थी। समस्त ऐसे कार्य जो कि बड़े थे उनको सामूहिक सहयोग से किया जाता था। कृषक लोग अपनी खेती करते थे, किंतु खेती के लिए जैसे नहरों की व्यवस्था थी, नहरों में बाढ़ के साथ आने वाली मिट्टी जिसको गाद कहते थे, जब गाद भर जाती थी तो उसकी साफ सफाई भी सामूहिक रूप से होती थी। समाज में एक दूसरे का सहयोग होता था। कुल मिलाकर के समाज में सहयोग और शांति थी। लेकिन कुछ ऐसे भी संकेत हैं कि जहां समाज में कृषक वर्ग और पशुपालक वर्गों में संघर्ष, लड़ाई के भी प्रमाण मिलते हैं। और झगड़ों का कारण यह था कि पशुपालक वर्ग जब अपने पशुओं को नदियों के पास या जल स्रोतों के पास पानी पिलाने के लिए ले जाता था तो उनके पशु फसलों को रौंद देते थे या फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। तो फसलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर के या किसानों द्वारा रास्ता बंद कर देने से पशुपालकों और किसानों के बीच कुछ संघर्ष होते थे, या किसानों और किसानों के बीच कभी संघर्ष की नौबत आती थी। वो इसलिए था कि जो छोटी छोटी जलधाराएं थी, नहरें थी, नहरों के पास वाले लोग, उनको आसानी से जल मिल जाता था और नहरों से दूर वाले खेतों तक पानी पहुंचना मुश्किल होता था। तो इसलिए पानी की आपूर्ति को लेकर के किसानों में कुछ संघर्ष के प्रमाण मिलते हैं। शेष वैसे समाज में शांति थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में आपने समाज और सामाजिक जीवन देखा, शहरीकरण के बारे में, यहाँ के मकानों और मंदिरों की संरचना के बारे में, मेसोपोटामिया की अन्य उपलब्धियों के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपने मित्रों तक भी शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।